तो हमने सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है कि जी लॉ हमारे पास किस किस तरह से बनता है। किसी ने मुझसे वीकेंड पे एक एमसीक्यू पूछा था, एक या स्टेटमेंट सी थी। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था कि भाई जो लॉ है वो सिर्फ लेजिस्लेशन से ही नहीं बनता पाकिस्तान में। तो उन्होंने पूछा कि जी इसका क्या मतलब है कि जी लॉ सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं बनता। तो उसका मतलब सिंपल यही था, क्वेश्चन अच्छा था कि लॉ सिर्फ लेजिस्लेशन यानी कि कानून साजी से नहीं बनता, बल्कि हमारे पास और तरीके भी हैं, सब प्रेसिडेंट है, कस्टम्स है, एग्रीमेंट है। ठीक है। तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपसे एग्जाम में इस तरह करके वो स्टेटमेंट को ट्विस्ट डाल के वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि भाई द लेजिस्लेशन इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, काइंडली एलैबोरेट। ठीक है। मतलब उसका यही होगा कि सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान आपने लिखना होगा, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट का थोड़ा सा चेंज है। हम आते हैं सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ की तरफ। हमारे पास जो है लॉज की बहुत टाइप्स है। ऐसा ही है, बहुत टाइप्स है। अब आप अगर खुद ये देखें कि ड्यूरिंग सीए के टेन्योर में आप कितने किस्म के लॉज पढ़ते हैं। सब बिजनेस लॉ है। ठीक है। बिजनेस लॉ के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं। सही। आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हैं, आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ेंगे। फिर अगर जब टैक्स में आते हैं तो सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, इनकम टैक्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये तो सिर्फ कुछ इस तरह के टैक्सेस हैं, जो लॉज हैं जो कि आप पढ़ रहे हैं। सही है। कुछ एडिशनल लॉज भी आप देखते हैं, उसमें बहुत सारे, उसमें नाम नहीं ले रही लेकिन है। तो लॉज की देयर आर सो मेनी टाइप। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो सिर्फ आपको एक दो थोड़ी सी कैटेगरीज, दो को डिवाइड करके कि भी एक लॉज की क्या टाइप्स है, दूसरे की क्या टाइप्स है, उस तरह करके बस डिफरेंस कर दिया। ठीक है। सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल से वर्ड की तरफ जाएं। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? क्राइम, क्रिमिनल। जी, माइक में अगर बता दें जल्दी जल्दी से कि जी क्रिमिनल का मतलब क्या होता है। हम्म, कौन कौन सी चीज क्राइम करना है? जराइम, जुर्म। क्राइम किस किस चीज को करना है बेटा, लॉ के अंदर आपने हर चीज को क्राइम करना है। समझ गए बात को मोहम्मद जरफैन? आपने हर चीज याद करनी है यहाँ पे। अम, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस रट्टा दोनों है। सही है। आप अपने वर्ड्स में भी चीज लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब अगर आपको चीज आती ही नहीं होगी तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है। अभी से हमारा पहला चैप्टर है। अभी आप सब मैंने आपको दिखा था, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर। यहाँ पे जो प्रोविजन है लॉ की वो एक एक लाइन की है। तो एक लाइन में कॉन्सेप्ट तो नहीं होता, बस याद करना है। ठीक है। तो लॉज कोई भी हो, चाहे वो आपने सेल्स टैक्स है, चाहे वो इनकम टैक्स है, वो आपने याद करने हैं, पक्के पक्के याद करने। जब याद कर जाते कर लें तो उन्हीं में से कॉन्सेप्ट निकलेगा। सही है। ऐसा नहीं हो सकता मैं आपसे कहूँ नहीं आप कॉन्सेप्ट ले लें और लिख ले, नहीं, दिस इज रॉन्ग। आपने पहले याद करना है और फिर उसमें से कॉन्सेप्ट की बात करनी है। ठीक है। अच्छा जी, क्रिमिनल से मुराद है कि कोई जुर्म। ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ, अब जुर्म क्या होता है? जुर्म याद रखिएगा कि कोई ऐसी कंडक्ट है, कोई एक ऐसा तरीका कार है, कोई एक ऐसी चीज है जिसको करने से आपको किसी किस्म की सजा मिल सकती है। ठीक है। यानी कि एक ऐसा एक्ट है जिसको ऐसे छोड़ा नहीं जाता माशरे में। ठीक है। जिस तरह आपको पता है, आप किसी को किलिंग करना, मर्डर करना, ये क्या एक ऐसा एक्ट है कि कोई किसी को छोड़ नहीं सकता। किसी को किडनैप कर देना, किसी की चीज को नुकसान पहुंचाना,
ये सब क्या है? ये सब जुर्म है, ये ऐसे जुर्म है, ये ऐसा कंडक्ट है लोगों का जो कि इतना बुरा समझा जाता है कि जो स्टेट है यानी कि जो हुकूमत है वो क्या करती है, उस बंदे को पनिशमेंट देती है ताकि कोई और बंदा ये ऐसा काम कभी भी ना कर सके। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा अलग से आप समझते हैं। सिविल वर्सेस क्रिमिनल लॉ। तो अभी हमने देखा कि क्रिमिनल से मुराद जुर्म है। ठीक है, ऐसा ही है, अगर हम उर्दू मीनिंग इसका समझें तो वो है जनाब हमारे पास, वो है हमारे पास जुर्म। ठीक है, अब जुर्म क्या है कि आपने किया क्या है, वट हैज हैपेंड। जुर्म क्या है कि एक मिनट दीजिएगा guys। अच्छा, सो क्रिमिनल लॉ क्या है? क्रिमिनल लॉ से मुराद, क्रिमिनल से पहले मुराद जुर्म है। फिर हम कह रहे हैं कि आखिर जुर्म किस चीज का, जुर्म है क्या चीज। तो हमने कहा जुर्म एक ऐसा एक्शन है, आपसे कुछ ऐसी कंडक्ट है, एक्शन है या ऐसी कंडक्ट है, ठीक है, कि भाई वो जो कंडक्ट आपने किया है या वो एक्शन ऐसा किया है कि जिसकी वजह से किसी और पर्सन का इतना नुकसान आया है कि स्टेट कहती है कि भी इस पर्सन को पनिश किया जाए, इस पर्सन को सजा दी जाए। ठीक है, अब हमने कहा कि हम जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भी ये एक्शन या ये कंडक्ट इतना नापसंद किया जाता है, ये इतना अनडिजायरेबल है। इस एग्जाम्पल में इस तरह देती हूँ, फॉर इंस्टेंस आप कहीं मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे थे। ठीक है जी, सपोज दिस इज अ मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, व्हाट यू हैव डन, कि जी दो सिनेरियो देखते हैं। इन द फर्स्ट सिनेरियो हम ये कहते हैं कि आपने जो भी सिग्नल था, सिग्नल को तोड़ दिया। ठीक है, आपने रेड लाइट पे उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, सिग्नल तोड़ दिया। दूसरे केस में आपने ये क्या किया कि ओवर स्पीडिंग की, और ओवर स्पीडिंग की वजह से आपने किसी को
हिट कर दिया। सही है। और तीसरा सिनेरियो में देखते हैं कि जी एक पर्सन है, वो क्या करता है, किसी के हाउस को जाके बंद कर देता है, आग लगा देता है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो सिग्नल तोड़ा है, सिग्नल तोड़ने से क्या, ये जो सिग्नल आपने तोड़ा है, क्या ये एक ऐसा एक्शन है कि जिसके से स्टेट आपको पनिश करे? जी, सिग्नल तोड़ना क्या कोई ऐसा एक्शन होता है क्या? यूजली अगर आप सिग्नल तोड़ दें तो ट्रैफिक वार्डन वहां पे खड़ा होता है, वो आता है, वो आपको कहता है कि जी आपने सिग्नल तोड़ा है और आपको ये फाइन होगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, आप एक जगह की स्पीड लिमिट है और आप उस स्पीड से इंक्रीज चले जाए, तो वो ट्रैफिक वार्डन आपके पास आएगा और कहेगा कि आप स्पीड इंक्रीज आपकी। जी, ऐसा है कि नहीं? क्या ओवर स्पीडिंग पे वो आपको पकड़ के जेल में लेके जाते हैं? कभी ऐसा हुआ कि जी वो आपको जेल में पकड़ के ले जाएंगे, आपको कुछ दिनों के लिए बंद कर दें? ऐसा तो नहीं होता। कैसा होता है? हाँ, लेकिन अगर आपने किसी के घर को आग लगा दी है, तो ऐसा होगा कि वो आपको सिर्फ फाइन करके चले जाएं? जी, किस सिनेरियो में ऐसा होगा कि वो आपको जेल में बंद कर देंगे? ऐसा ही किसी का। अब इन सिनेरियोज में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो पहले दो सिनेरियोज थे, उसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर सपोज आपने सिग्नल तोड़ा है, ठीक है, या फिर आपने ओवर स्पीडिंग की है, तो दिस इज समथिंग जो आपने नॉर्मल, जो आपके रूल्स थे, जो आपके रेगुलेशंस थे, उनकी नॉन कंप्लाइंस की है। ऐसा ही है। आपने क्या किए, रूल्स एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लाइंस की है। लेकिन ये जो किसी का घर जला दिए, इसमें क्या हुआ है कि आपने किसी का नुकसान किया है। आपकी इंटेंशन क्या थी? किसी को नुकसान पहुंचाना। यहाँ पे जो इंटेंशन थी, इट वाजंट कि आपने किसी को नुकसान पहुंचाना है। समटाइम थ्रिल इंटेंशन हो सकती है, समटाइम्स गलती हो सकती है, बाय मिस्टेक हो सकती है। ठीक है। अब अगर हम दोनों को डिफरेंस देखें, सिविल को देखें और क्रिमिनल को देखें, अब सिविल और क्रिमिनल को अगर देखें, तो सिविल का डिफरेंस क्या है कि सिविल जो होता है, हमने कहा है सिविल लॉ दो लोगों के दरमियान आपस की एक दूसरे की राइट्स एंड ड्यूटी सेट करता है कि जी आपने ऐसे करना है, मैंने ये करना है, आपका फर्ज ये है, मेरा फर्ज ये है। जिस तरह हम सब का फर्ज ये है कि हम कूड़ा करकट गली वगैरह मोहल्ले में ना डालें, बल्कि कचरा दान में डालें। ऐसा ही है। हम सब का फर्ज ये है कि हम अपनी गली मोहल्ले को साफ रखें। ऐसा ही है। ये क्या है? ये हमारे एक दूसरे के ऊपर राइट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर ड्यूटीज हैं। ठीक है। अब अगर किसी एक बंदे के राइट्स इम्पैक्ट हो जाते हैं किसी दूसरे की वजह से, इसकी ड्यूटी थी, इसने कोई काम करना था, इसने नहीं किया, तो क्या हुआ? इसके राइट्स क्या हो गए? इम्पैक्ट हो गए। ऐसा ही है। अब सिविल लॉ के अंदर बड़ी ह्यूज वैरायटी, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। एक मिनट दीजिएगा।
अच्छा जी, जैसे कि सिविल लॉ को अगर हम देखें, फॉर इंस्टेंस दो बंदों का आपस का कोई एग्रीमेंट था। एक ने दूसरे से कहा, सपोज ए एंड बी, कि मैं तुम्हें एक गाड़ी सेल करूंगा। ठीक है, गाड़ी सेल करूंगा जी मैं तुम्हें। उसने कहा कि जी मैं तुम्हें 7 अप्रैल को गाड़ी सेल करूंगा, ए बी को सेल करेगा, बी ने उसके बदले में उसको 5 लाख रुपए देने। अगर ए 7 अप्रैल को गाड़ी डिलीवर नहीं करता और बी या 5 लाख रुपए नहीं देता, तो हमने कहा दिस थिंग कम्स अंडर सिविल लॉ, कि यहाँ पे जो इन्होंने एक दूसरे के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, उस पे ए एंड बी पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, अब सिविल लॉ बनाया ही इसी का वजह से किया गया है कि भाई अगर ये जो दो पार्टीज इनके आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, अगर कोई पार्टी फॉर इंस्टेंस ए की कोई ड्यूटी थी कि उसने 7 अप्रैल को ये गाड़ी प्रोवाइड करनी थी और उसने नहीं की, तो अब बी का जो नुकसान हुआ है उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, तो हम ये देखेंगे किधर, सिविल लॉ में, कि इसकी कंपनसेशन कैसे की जाएगी। जो अफेक्टेड पार्टी है, जिसका नुकसान हुआ है, जिसके प्रॉमिस तोड़ा गया है, उसका नुकसान किस तरह पूरा किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि अब ये जो दो पार्टीज हैं, एक जिसने अपना काम पूरा नहीं किया और एक अफेक्टेड पार्टी। ठीक है, अफेक्टेड पार्टी यहाँ पे सिविल लॉ के दरमियान अच्छा एक और चीज कि सिविल लॉ के अंदर ये जो चीज गलत होती है, जो रॉन्ग डूइंग है, यानी कि फॉर इंस्टेंस इसने अपना काम करना था जो नहीं किया, ये जुर्म नहीं है, ये क्राइम नहीं है। ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये जो रॉन्ग डूइंग आपने की है, जो वायलेशन की है लॉ की, इसे हम कहते हैं टॉर्ट। जैसे क्रिमिनल लॉ के अंदर हमने उसे क्राइम का नाम दे दिया, यहाँ पे हम उससे कह रहे हैं टॉर्ट। ठीक है, ये जो है एमसीक्यूज के अंदर भी कई दफा आ चुका है। ये लाइन छोटी सी करके उसने लिखी हुई है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, ये जो सेकंड, अ वायलेशन ऑफ अ सिविल लॉ इज अ टॉर्ट, तो ये एमसीक्यूज के अंदर वो कई दफा पूछ चुका है। अच्छा जी, अब हमने ये कहा कि सपोज ये जो दो बंदे हैं जो आपस में जिनकी कोई लड़ाई है, ठीक है, अब ए ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, ए ने अपना काम नहीं किया, ए के ऊपर इल्जाम है कि इसने अपना काम नहीं किया, तो जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम होता है, जिसने अपने आप को प्रूफ करना होता है कि नहीं नहीं मैंने तो किया था, उसको हम कहते हैं डिफेंडेंट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफेंडेंट, कि वो इस चीज को प्रूव करेगा, डिफेंड करेगा, उसका काम है डिफेंड करना, कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, ये मेरे ऊपर इल्जाम है। और जिसने क्लेम किया है कि भाई इस पर्सन की वजह से मेरा नुकसान हुआ है, उसे हम कहते हैं क्लेमेंट। जो ये क्लेम कर रहा है कि जी ए ने मुझे गाड़ी देनी थी 7 तारीख को और इसने मुझे नहीं दी, उसे हम कहते हैं क्लेमेंट। और जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगा है, उसे हम कहते हैं डिफेंडेंट। सही है, समझ आ गई। अब जब कोर्ट के अंदर केस चलेगा, कोर्ट के अंदर केस चला, ए जो है जाके कोर्ट में, सॉरी बी कोर्ट में गया कि जी ए ने मुझे गाड़ी देनी थी, मुझे गाड़ी नहीं दी, तो कोर्ट देखे जी मेरा इतना नुकसान हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो याद रखिएगा, कोर्ट क्या करेगी ऐसी सिचुएशन में, ये साबित करने के लिए कि भाई को किसकी गलती है किसकी नहीं है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मतलब होता है, जो सबूत मिलना है। ठीक है, प्रूफ किसको कहते हैं, सबूत, बर्डन, कि भाई वो सबूत कहाँ से मिलेगा, कौन पेश करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सारी तमाम चीजें देखेंगे।
ठीक है। अब कुछ सबूतों से लग रहा होगा कि वाकई में एक ही गलती है, सपोज 3 चीजों से लग रहा है कि एक ही गलती है, और कुछ चीजों से लग रहा है कि गलती नहीं है, 2 चीजों से लग रहा है। 3 चीजों से लग रहा है कि गलती है, 2 चीजों से लग रहा है, 2 सबूत ऐसे है कि गलती नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, बस बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज देखेगी। आप लोगों ने क्यूएमएस पढ़ लिया ना, उसमें प्रोबेबिलिटी थी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे हम कहते हैं कि 80% चांसेस है आज बारिश हो, 20% है कि नहीं हो, तो मैं कहती हूँ सपोज कल बारिश होगी, मैंने 80% जो ज्यादा है उसको कर दिया और मैंने कहा कल मार्केट तो नहीं जा सकते, कल तो बारिश है, तो मैंने एक जजमेंट दे दी। इसी तरह कोर्ट क्या करती है कि भाई ज्यादा सबूत जो मिल रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव में एक ही गलती है, मेजोरिटी सबूत जो मिला है उसके मुताबिक एक ही गलती है, या हम ये कह सकते हैं कि यार सबूत जो मेजोरिटी मिला है उसके मुताबिक एक ही गलती नहीं है, ज्यादा सबूत ये कह रहे हैं कि गलती नहीं है, उसके मुताबिक यानी कि बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज में देखूंगी और उसके मुताबिक मैं कोर्ट डिसीजन दे देगी। ठीक है, समझ गए। अगर हमने कहा कि आपने इसका बर्डन ऑफ प्रूफ देखना है तो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज को देखेंगे, उसके मुताबिक उसके लिटिगेशन का फैसला हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा। ये होता है सिविल लॉ के अंदर। और सिविल लॉ के अंदर अगर सपोज डिसीजन हो गया है तो बी को रेमेडी क्या मिलेगी, बी को इंसाफ क्या मिलेगा, कोर्ट क्या कहेगी करो, कोर्ट ए से कहेगी कि भाई वो जो काम था जो उसने गाड़ी देनी थी वो करो, उसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जो 7 तारीख को गाड़ी देनी थी 7 को नहीं दी, आज जो डिसीजन हो गया ये आज अभी इसी वक्त इसको गाड़ी दो, इसको इंजंक्शन भी कहते हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो काम करना था वो करो, या फिर उसके ऊपर फाइन चार्ज कर देगी, जुर्माना आयद कर देगी। ठीक है, सो ये सिविल लॉ के अंदर तरीकाकार होता है कि सिविल लॉ, अभी हमने क्रिमिनल लॉ देखना है, सिविल लॉ। एक मिनट दीजिए। तो सिविल लॉ के अंदर हमने क्या कहा, हम देख रहे थे कि सिविल लॉ के अंदर दो पार्टीज एक दूसरे के लिए कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज सेट करती हैं। ठीक है, और अगर उन राइट्स एंड ड्यूटीज की ही नॉन कंप्लाइंस हो जाए, वो एक दूसरे पे इम्पैक्ट ना करें, वो ये काम ना करें। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, तो सिविल लॉ के अंदर क्या है कि दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के लिए कुछ राइट्स एंड ड्यूटी सेट की हुई है। ठीक है, और उन राइट्स एंड ड्यूटीज जो सेट की थी अगर उनकी नॉन कंप्लाइंस हो गई तो वो पार्टी जिसका नुकसान हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है उसे हम कहते हैं क्लेमेंट, और नुकसान करने वाले को कहते हैं डिफेंडेंट। ठीक है, तो क्लेमेंट क्या कर सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है। सो अब अंग्रेजी पढ़ते हैं, इस सारे के अंदर जो ज्यादा, इस टॉपिक के अंदर जो इशू होता है वो अंग्रेजी का, इसीलिए हमने पहले इसको सारे को साइड पे पढ़ लिया और अब हम इसकी देखेंगे अंग्रेजी। ठीक है, सिविल लॉ सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए पर्सन एज बिटवीन देमसेल्व्स। पहली बात कि सिविल लॉ क्या करता है, लोगों के दरमियान आपस में राइट सेट करता है। जिस पर्सन के राइट्स इम्पैक्ट हुए हैं
वो दूसरे रॉन्ग डूअर, ठीक है। वायलेशन ऑफ सिविल लॉ इज नॉट, मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी सिविल लॉ करने के हमने अगर कोई काम नहीं करना, जो करना वो नहीं है, उसको कंपनसेशन मिल सके, ठीक है। क्लेमेंट जो होता है वो क्या करता है कि वो कोर्ट में केस करता है कि इससे जो भी उसका नुकसान हुआ, ऐसा ही है, उसने गाड़ी जो है उसको 7 अप्रैल को नहीं मिली तो उसके क्या क्या नुकसान हुआ, वो इसके लिए केस करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज देखा जाता है, ये भी एमसीक्यूज के अंदर आ चुका है, आया क्रिमिनल लॉ की तरफ से था लेकिन फिर भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। और बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या है, किस तरफ पलड़ा बाड़ी है, ऐसा ही है कि ज्यादा मेजोरिटी क्या कह रही है, उसके मुताबिक डिसीजन दिया जाता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ द क्लेमेंट कैन प्रूव द रॉन्ग ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जो क्लेमेंट है वो यानी कि जिसने इल्जाम लगाया कि भी इसने ही किया है, जो कह रहा है कि जी मेरे साथ गलत हुआ है और इस बंदे ने किया है, वो कहता है कि वो उस गलत को प्रूव कर ले सके, किसकी बेसिस पे, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की बेसिस पे, कि व्हाट द मेजर आइटम इज सेइंग, ठीक है। हिज लिटिगेशन इज सक्सेसफुल, तो उसका ये केस सक्सेसफुल हो जाएगा, एंड डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल, और डिफेंडेंट को जो भी जो सजा सुनाई देनी है वो सजा सुनाई देगी, ठीक है। और वो सजा क्या है, रेमेडी क्या है, कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है डिफेंडेंट को कि वो डैमेजेस पे करे, यानी कि जो भी उसका नुकसान हुआ है वो पे करे। डैमेजेस क्या कहते हैं, किसी को किसी के नुकसान को फुलफिल करना, ऐसा ही है कि जो भी किसी का फुलफिल द लॉस, जो भी किसी का नुकसान हुआ है उसको पे ऑफ करना, फुलफिल करना, पे ऑफ करना। और इट माइट ऑर्डर सम अदर रेमेडी सच एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन, और कोर्ट ये भी कह सकती है आप ऐसा करें, ये काम करें, जो काम आपने नहीं किया था, आपने अपने एग्रीमेंट की नॉन कंप्लाइंस की, अब करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिविल लॉ। अब चलते हैं क्रिमिनल लॉ की तरफ। एक मिनट लीजिएगा। सो क्रिमिनल लॉ में अभी हमने देखा कि मेजर चीज क्या है, जुर्म, ऐसा ही है। और जुर्म क्या है, जुर्म से मुराद एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसी चीज है कि जो कि इतनी नापसंदीदा समझी जाती है कि जो स्टेट है वो आपको पनिश करेगी, ठीक है। अब अगर हम जुर्म देखें, सपोज अभी हम एग्जांपल कर रहे थे कि जी आप मोटरसाइकिल चला रहे थे और आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, और ओवर स्पीडिंग करते हुए आपने किसी को हिट भी कर दिया और किसी की गाड़ी का नुकसान हो गया। जो आपने ओवर स्पीडिंग की, आपने सिग्नल तोड़ा, वो तो चलो सिविल लॉ में आ गया, पर जो आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, अब वो क्रिमिनल लॉ में आ गया, यानी कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों एक जगह इकट्ठे हो गए, दो तरह मुख्तलिफ तरह के केसेस हो गए। फाइन गवर्नमेंट लेगी या डिफेंडेंट, ये सिविल लॉ के केस की बात कर रहे हैं। जी सिविल लॉ में देखिए जो नुकसान होता है, फॉर इंस्टेंस हमने कहा एक बंदा, उसने उससे बंदे को गाड़ी देनी है 7 तारीख को, अगर उसने 7 तारीख को गाड़ी उसको नहीं दी तो जो भी उसका नुकसान हुआ है, हमने इस पे लिखा है कि सिविल लॉ में उसके डैमेजेस को वो पे करेगा। जो भी उसका नुकसान हुआ है उसका नुकसान कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी, तुम उसका नुकसान पूरा करो, यानी कि जो बंदा है जिसका नुकसान हुआ है, क्लेमेंट है, उसको ये पैसे दिए जाएंगे, गवर्नमेंट को नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट को नहीं दिए जाएंगे। ये उस बंदे को जिसका नुकसान हुआ है उसको डैमेजेस, हमेशा डैमेजेस का मतलब ये होता है कि बी पे ऑफ द लॉस, जिसका नुकसान हुआ है उसको पैसे दिए जाएं, ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ से मुराद हमने कहा कि जी क्रिमिनल लॉ किस पे डील कर रहा है, क्राइम को। क्राइम क्या है, एक ऐसा
एक्शन है जो कि अनडिजायरेबल है, पसंद नहीं किया जाता किसी भी तरीके से, ठीक है, बहुत ही बुरा समझा जाता है, कि इतना बुरा समझा जाता है कि स्टेट क्या करती है, उस बंदे को पनिश करती है। सही है। अब यहाँ पे ना थोड़े से वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। पहले हमने कहा था कि जी ये दो बंदे हैं, सपोज दिस पर्सन इज रॉन्ग डूअर, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले जो रॉन्ग डूअर था उसका नाम हमने रखा था डिफेंडेंट, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम उसका नाम अब डिफेंडेंट नहीं होगा, यहाँ पे उसका नाम होगा अक्यूज्ड। अक्यूज्ड किसको कहते हैं? जी, अक्यूज्ड। अक्यूज का इंग्लिश उर्दू में क्या मीनिंग होता है, कोई बताएगा? जी, एनीवन? अक्यूज्ड जिस पर इल्जाम हो, जिस पर जुर्म आयद हो, जो मेन मीनिंग है इल्जाम, जिस पर जुर्म आयद हो, ठीक है। सो दूसरे रॉन्ग डूअर को हम अक्यूज कहेंगे, या अक्यूज या डिफेंडेंट सेम ही है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में वर्ड इस्तेमाल होगा अक्यूज। और जो दूसरा पर्सन था वो हमारे पास था क्लेमेंट। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब उसी तरह से हमने सिविल लॉ को देखा था कि जी पहले तो हमने देख लिया कि जी क्राइम क्या एक ऐसा एक्शन है विच इज सो अनडिजायरेबल दैट द स्टेट पनिशेस द ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस कहते हैं उस पर्सन को जिस पर्सन ने लॉ की खिलाफ वर्जी की है। ओके, ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि पहले तो दो सिविल लॉ में क्या था, दो बंदे थे, उनकी आपस में जो भी मसला हुआ तो उनमें से जो भी क्लेमेंट था वो चला जाता था कोर्ट के पास, ऐसा ही। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्लेमेंट कोर्ट के पास नहीं जाता, बल्कि क्या होता है, स्टेट खुद उस पर्सन के साथ डील करती है जो कि रॉन्ग डूअर है, ठीक है। कोई भी पर्सन, फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि अगर कहीं पे सपोज हम से एग्जांपल लेती हूँ, अगर हॉस्पिटल में एक पर्सन आता है और डॉक्टर्स उसको देखते हैं, जिससे पता चलता है कि भाई उसको किसी ने मारा है, उसको किसी ने पीटा है, कोई गिरा वगैरह नहीं है, मारा पीटा, तो फौरन पुलिस को कॉल करती है कि जी हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया है जिसको मारा पीटा गया, और पुलिस को बुलाती है। पुलिस को क्यों बुलाती है? पुलिस को क्यों इसलिए बुलाती है कि अभी हमने कहा कि यहाँ पे हमने देखा कि जी एक पर्सन है जिसको मारा पीटा है, तो वहीं पे स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है खुद, यानी कि अब इस पर्सन का जो भी प्रॉब्लम है वो स्टेट टेकअप कर लेती है। ये नहीं होता कि अगर एक पर्सन ने मार खाई है तो जब तक वो पुलिस में जाके रिपोर्ट ना दर्ज करे, नो इट्स नॉट द केस। सही है। हाँ, समटाइम्स जाहिर बात, अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं, आपने मार खाई, आप ठीक ठाक है, आप खुद चले गए पुलिस थाने में, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट अगर मैंने आपसे ये कहा कि जी अगर कोई पर्सन है जिसको मारा पीटा गया, हॉस्पिटल में पहुंच गया, तो हॉस्पिटल वाले फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। या एक पर्सन आता है जो इतना जख्मी था और फिर उसकी डेथ हो जाती है, तब भी वो पुलिस को कॉल करते हैं कि जी हमारे पास एक पर्सन आया, वो इतना जख्मी था और उसकी डेथ हो गई और उसको किसी ने मारा पीटा है। तो उसने हॉस्पिटल ने किसको इन्वॉल्व किया? स्टेट को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है क्रिमिनल लॉ के अंदर, ऐसा नहीं होता कि जी क्लेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो। स्टेट क्लेमेंट अगर अपनी तरफ से करना चाहे कर सकता है, कोई इशू नहीं है,
ठीक है, क्लेमेंट अपनी तरफ से कुछ करना चाहे कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्टेट की होती है। फॉर इंस्टेंस एक इलाका है, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि वहां पे जी फायरिंग की आवाज आती है, तो ऐसा नहीं होता कि फायरिंग की आवाज आई है तो जब तक कोई बंदा किसी का नुकसान नहीं हो जाता है कुछ, तो पुलिस नहीं आएगी, बल्कि क्या होता है कि जैसी फायरिंग की आवाज आती है तो पुलिस पहुंच जाती है उस जगह पे। पुलिस खुद आती है, स्टेट खुद एक्शन लेता है, स्टेट यानी कि जो लीगल एक्शन है, स्टेट पढ़ता है जी, कोई किताबें पढ़ता है? ये नॉवेल्स वगैरह पढ़ता है? जी बतूल आप पढ़ती है? अब्दुल्ला जरफैन? जी, वो एक किताब थी, नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन आई गेस उमेरा अहमद की है या नमरा अहमद की है। उसके अंदर होता ये है कि एक खातून होती है, उसके ऊपर अटैक होता है, मैंने उस किताब पढ़े हुए जमाना हो गया। उस खातून के ऊपर अटैक होता है, उसको कोई जो है वो उसको गन शॉट लगता है, तो उस बुक में उसका केस चलता है, और उस केस में वो बताते हैं कि जो वकील एक गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील होता है, उसका नाम भी मैं भूल गई, उसकी टर्मिनोलॉजी थी, जो उसका केस टेकअप करता है। यानी कि जब भी हमेशा कोई ऐसा सिचुएशन होती है, ठीक है, तो जो जो केस चलता है, तो हमने कहा अब क्लेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बल्कि रॉन्ग डूअर और स्टेट इन्वॉल्व होती है। तो रॉन्ग डूअर का लॉयर अपना होता है, और एक लॉयर जो स्टेट की तरफ से होता है वो होता है, उसका केस वहां पे टेकअप करता है। आप लोगों ने इसका उर्दू में ना वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं वो वकील समथिंग, वो फाइंड करके आना है, आपका होमवर्क है। ठीक है, सो हमने कहा कि क्रिमिनल लॉ एक ऐसा एक्शन है दैट इज सो अनबेरेबल दैट पनिशेस द ट्रांसग्रेस, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लीगल एक्शन ले। ठीक है, किसके अगेंस्ट ले? अक्यूज के अगेंस्ट ले। ठीक है, तो पहली चीज हमने वहां पे देख ली। दूसरी बात कि जो लीगल एक्शन है वो स्टेट लेती है। फिर हमने टर्मिनोलॉजी का भी डिफरेंस दिया कि यहाँ पे डिफेंडेंट को हम कहते हैं अक्यूज्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या है? सब वहां पे तो सिविल लॉ का पर्पस था कि भाई जो जिसका नुकसान हुआ है उसके नुकसान को पूरा किया जाए, उसको कंपनसेट किया जाए। यहाँ पे क्या पर्पस है? यहाँ पे पर्पस है कि भाई सोसाइटी को रेगुलेट किया जाए। किस तरह? गलत काम करने वालों को पनिशमेंट दी जाए। रेगुलेट द सोसाइटी बाय थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। क्यों? अगर डर नहीं होगा तो फिर तो हर कोई उल्टे काम करेगा। तो सोसाइटी को रेगुलेट करने का दिस इज द वे। अब तीसरी चीज, चौथी चीज, वहां पे हमने देखा था कि आपका केस टेकअप ही तब होता था अगर कोई नुकसान हुआ हो। ए ने बी को गाड़ी देनी थी, 7 तारीख को नहीं गाड़ी दी, जिसकी वजह से बी का नुकसान हो गया। अब बी कोर्ट में केस जाएगा। अगर सपोज ए ने बी को 7 तारीख को गाड़ी दे दी थी, नहीं दी, लेकिन बी का कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने 8 को दे दी, बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो केस करेगा? हरगिज नहीं। बट यहाँ पे हमने कहा कि जी सपोज आपने एक बंदे को किडनैप किया, उसको कोई मारा पीटा नहीं, कुछ नहीं किया, बल्कि किडनैप करके एक 5 स्टार होटल में ले गए, खाना दिया, पीना दिया, टीवी दी, नेटफ्लिक्स दिया, जबरदस्त ना 5 स्टार होटल है, जबरदस्त रिहाइश हुई, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ ये है कि उसको उसके माँ बाप से दूर कर दिया, किडनैप कर दिया। मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पे हम क्रिमिनल केस करेंगे? कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जी।
क्रिमिनल लॉ कहता है भाई ये जो आपका एक्शन है यही इतना अनडिजायरेबल है, इस बात को हम देखेंगे ही नहीं, वेदर और नॉट हार्म इज कास्ट, नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, केस फिर भी होगा। गवर्नमेंट जो है वो फिर भी अक्यूज के खिलाफ पूरी पूरी कार्रवाई करेगी। प्रोसिक्यूट का क्या मतलब होता है? वो कार्रवाई करना। तो जो गवर्नमेंट है वो स्टेट है, वो स्टिल प्रोसिक्यूट करेगी अगेंस्ट अक्यूज, प्रोसिक्यूट अक्यूज्ड वेदर और नॉट हार्म इज कॉज्ड। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि नुकसान हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। अब आगे देखें कि अब जब डिसीजन देना है, सब वहां पे हमने डिसीजन देखा था कि था बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के ऊपर। ऐसा ही है कि आपने देखना था कि ज्यादा चीज किस तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, वो नॉवल मुझे भूल गया उसका नाम क्या था, उसका डिसीजन भी इसी तरह होता है कि यहाँ पे जब डिसीजन देना होता है तो यू मस्ट बी 100% श्योर। ठीक है। अगर 1% भी डाउट हो तो बंदा बाइज्जत बरी हो जाता है। बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं और वो इस बेसिस पे खत्म हो जाते हैं कि जी 100% श्योरिटी नहीं थी कि भाई ये काम इसी ने किया है कि नहीं किया। ठीक है। वो बेशक वो बंदा मुंह से इकरार कर ले कि जी मैंने किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में हमारे लॉज ऐसे हैं माशाल्लाह से कि अगर 2% भी डाउट आ जाए कि नहीं यार इसने नहीं किया, शायद ये वहां पे था। जिस तरह हमारे जो केसेस चलते हैं वो ऐसे ऐसे आके बयान देते हैं कि जी ये बंदा तो उस वक्त मुल्क से बाहर था, ये बंदा तो इधर था, ये बंदा तो उधर था। अगर वो बंदा मुंह से भी कह दे मैंने किया, फिर भी हम क्या, यू नीड टू बी 100% श्योर कि भाई वाकई में ये काम इसने किया है कि नहीं किया। तो 100% श्योर होने को यहाँ पे कहते हैं ऑफेंस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। ठीक है। सॉरी, बियॉन्ड ऑफेंस नहीं, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, कि भाई 1% भी डाउट नहीं है। ठीक है। सो अगर स्टेट इस चीज को प्रूफ कर दे कि भाई कोई डाउट नहीं है, इसी पर्सन ने ये काम किया है, ठीक है, और 100% प्रूफ कर ले, तो हमने कहा अब प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल होगी। वहां पे हमने कहा था लिटिगेशन सक्सेसफुल होती है अगर आपके पास बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो। ठीक है। जो प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल होगी और इसके बाद हम ये कहेंगे जो अक्यूज्ड है वो क्या है, वो गिल्टी है, इज फाउंड गिल्टी, उस पे जुर्म आयद हो गया और उसे अब हम कहेंगे अब वो क्या है, कन्विक्टेड। पहले था अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के जिस पे शक था, शुबा था कि इस पर्सन ने जुर्म किया है, अब वो क्या है, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड जुर्म आयद हो गया है, साबित हो गया है कि भाई यही पर्सन है जिसने जुर्म किया है। लास्ट क्या है हमारे पास, रेमेडी, कि आखिर क्रिमिनल लॉ करें तो पनिशमेंट क्या मिलती है, ये तो आपको पता ही होगी, क्या पनिशमेंट मिलती है? जी, नमल, शायद नमल ही था, मेरे ख्याल में नमल ही था। मेरे ख्याल में बतूल नमल ही में था ना, जिसमें वो एक खातून को वो किसी रेस्टोरेंट की वो टॉप से, रूफ टॉप से वो हिट होती है और उसके बाद वो उस कोई पर्सन उसको फोन कॉल पे उसे बात कर रहा होता है, मैं तुम्हें हिट कर रहा हूँ, पर उसने उसकी आवाज की क्लोनिंग की होती है, कुछ इस तरह का था। यही था ना, यही नमल में होता है। हाँ बस वही है, एग्जैक्टली।
दिस वाज द नॉवल नेम। उसके अंदर वो प्रॉपर जो है ना, मुझे असल में पढ़े हुए जमाना हो गया है। मैंने कब पढ़ा था, बैक इन लाइक 14-15 और मे बी 2013 तब की बात है। तो आज 2026 हो गया, तो 10 साल से भी पुराना अरसा हो गया, 13 साल पहले पढ़ा था। ओ माय गॉड, दैट्स ह्यूज, आई एम सो ओल्ड नाउ। है। तो मिस, मेरा क्वेश्चन क्या था जी? क्या क्रिमिनल लॉ में क्या सजाएं सुनाई देती हैं जी? किसी को याद है? वो क्या कहते हैं? एक एक तो चलो आपको पता ही है कि जी आपको डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? फांसी की सजा सुनाई दी गई है। एक क्या होती है? उम्र कैद। ऐसा ही है, उम्र कैद क्या होती है कि जी आपने इम्प्रिजनमेंट। और तीसरा क्या? फाइन, जुर्माना भी होता है। ठीक है, समझ गए? ये चीजें कैद बामुशक्कत, यस यस यस। तो ये सारी इम्प्रिजनमेंट, फाइन, डेथ सेंटेंस, ठीक है, ये सारे जो है वो अच्छा, ये जो आप क्वेश्चन करें ना, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। मैंने आपको इसीलिए पहले बताया था, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है आप कंप्लेन करें। स्टेट की मतलब चलो सपोज कंप्लेन कर भी दी, केस टेकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बंदों की या किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कहीं पे आग लग गई है, कहीं पे किसी का मर्डर हो गया है, कहीं पे किसी को मारा पीटा गया है, कहीं पे किसी को किडनैप कर दिया गया है, कहीं पे किसी की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया है, कुछ इस किस्म के काम किए गए हैं जिससे किसी का नुकसान पहुंचा है, तो वहां पे पुलिस खुद ब खुद, उसका काम है, पुलिस का काम ही यही कि वैसी मौकों पे पहुंचे। सपोज कि नहीं, पुलिस को नहीं पता चला, तो यू आर द पर्सन हु हैज गिवन द इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है कि जी ये चीज हो गई है। तो अब ये नहीं कि अब आप उसमें फंस गए हैं, आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, नाउ यू ऑन द साइड, नाउ दिस केस विल बी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, समझ गए बात को? होता क्या है कि जब सपोज हम कहते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है, उसको ना मारा पीटा गया, ठीक है, मारा पीटा गया है, पुलिस ने उसकी इंफॉर्मेशन लिखी, कोर्ट में उसको वो हेयरिंग सुना देंगे कि जी फलाने दिन आपकी हेयरिंग है। अब जिसने मारा पीटा वो तो अपना वकील करेगा, पर जिसको मारा पीटा गया है उसका गवर्नमेंट अपना वकील उसी दिन नॉमिनेट करती है कि जी ये पर्सन इसके केस को देखेगा। अब अगर जिसको मारा पीटा गया, अगर वो अपना चेंज करना चाहे, वकील कोई और अपनी मर्जी का लाना चाहे, तो हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ये नहीं कि वो गवर्नमेंट का वकील केस करेगा, नो। इफ यू वांट टू चेंज ही कैन चेंज। बट क्या है कि जो इन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, उसके अगेंस्ट वो सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है। जल्दी से अब अंग्रेजी पढ़ते हैं। पहली लाइन क्या है? क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद द कंडक्ट। अब हमने ये लाइन तो आपको पक्की याद होगी कि ऐसा कंडक्ट है जो कि इतना अनडिजायरेबल कंसिडर किया जाता है। द स्टेट पनिशेस द पर्सन हु ट्रांसग्रेस, कि स्टेट उस पर्सन को पनिश करती है जिसने वो गलती की होती है। आगे क्या लिखा? लीगल एक्शन मे बी ब्रॉट बाय द स्टेट अगेंस्ट इंडिविजुअल हु आर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन ब्रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ। जो लीगल एक्शन है वो स्टार्ट ही किससे होता है? वो गवर्नमेंट करती है। आगे बड़ा क्लियरली, ऊपर बेशक मे बी लिखा हुआ है, बट आगे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू ब्रिंग दीज लीगल एक्शन इन क्रिमिनल ट्रायल्स। ये जिम्मेदारी स्टेट की है, गवर्नमेंट की है, किसी नॉर्मल पर्सन की नहीं है। आगे में वो फिर वो उसने वो थोड़ा सा एग्जांपल दी हुई है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम डिफेंडेंट को अब क्या कहेंगे? अक्यूज्ड कहेंगे। पर्पस क्या है? सोसाइटी को रेगुलेट किया जाए, किससे? पनिशमेंट के डर से। हार्म कॉस्ट, हमने कहा कि भी नुकसान किसी को पहुंचा है या नहीं पहुंचा, फिर भी केस चलेगा, प्रोसिक्यूशन चलेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ 100% श्योर होना चाहिए, बियॉन्ड ऑन रीजनेबल डाउट, ये ऑब्जेक्टिव आया था।
उसने पूछा था बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड ऑल, और ये जो वर्ड है ना ऑल, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव, बियॉन्ड सम रीजनेबल डाउट, तो आपने था बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। रेमेडी क्या है कि क्रिमिनल कोर्ट में सेंटेंस द गिल्टी टू अ फाइन एंड इम्पोज सम अदर कन्विक्शंस सच एज इम्प्रिजनमेंट्स एंड डेथ। ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं सिविल लॉज की, ये देखिए ये ढेरों ढेर एग्जांपल्स। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, कोई आपके प्रॉपर्टी के मसले हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू आ गया है, आप एम्प्लॉयमेंट लॉ के तहत उस पर केस फाइल कर सकते हैं। किसी का नेग्लिजेंट बिहेवियर है, मतलब ठीक से काम नहीं किया, क्लेम्स बाय कंज्यूमर अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर्स, कॉपीराइट्स की डिस्प्यूट्स हैं, आपकी कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, क्लेम्स ऑफ डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, ये सब सिविल लॉ में आते हैं। आप हर रोज कुछ ना कुछ वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं जी, आज उसने उसके ऊपर डिफेमेशन केस कर दिया, ये क्या है, सिविल लॉ है। इलीगल एलेज्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखेंगे। ठीक है, क्रिमिनल लॉज क्या है, पाकिस्तान पीनल कोड, ये पाकिस्तान का एक बड़ा मेजर लॉज है जिसमें पीनल कोड में मुराद लिखा हो गया कि हम तमाम लोग जो इस मुल्क में रहते हैं उसने किस किस लॉ की पासदारी करनी है। तमाम लॉज जो आपके ट्रैफिक के लॉज हैं, प्रॉपर्टी के लॉज हैं, और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर लिखी हुई हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो आप जो मुल्क से ब्लैक मनी यानी कि कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी टू वाइट मनी, ठीक है, ये पैसा जो स्मगल होके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उससे रिलेटेड प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये इसका तो आपको पता ही होगा कि जो आपके सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जो भी क्राइम्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस आपने किसी का अकाउंट हाईजैक कर लिया, किसी की वीडियो लीक कर दी, किसी की पिक्चर्स रिलीज कर दी, ये सारे क्या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट हैं, और ये सारे क्या है, क्रिमिनल लॉज। ठीक है जी। जी, कोई अंग्रेजी के अंदर इशू, जल्दी से 2 मिनट लें, 3 मिनट लें, इसको ना सारे को अब एक जगह खुद पढ़ें। अंग्रेजी का कोई प्रॉब्लम कहीं पे तो नहीं आ रहा? पढ़ने के बाद डन का मैसेज कीजिए। जी, पढ़ने के बाद डन का मैसेज कीजिए। डन। जी, अभी तक सिर्फ एक डन का मैसेज आया, बाकी सभी रीड करें। देखिए, अंग्रेजी का कोई इशू है तो सवाल पूछिए। ओके, चलिए जी, आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड करना है, और पढ़ने के बाद एक दफा रिवाइज भी करना होगा। ठीक है, कि सिविल लॉ क्या है, इसमें क्या पर्पस है, हार्म कास्ट क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, रेमेडी क्या है। सेम फॉर द क्रिमिनल लॉ। ठीक है।
चले जी, यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।